नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज के लाइफ एक्सप्रेस के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हैं ऑनलाइन मोड से, वे हैं अ रिनाउंड लिटरेरी पर्सनैलिटी श्री तेजिंदर शर्मा जी। श्री तेजिंदर शर्मा जी का जन्म 21 सितंबर 1952 को पंजाब के जगरांव शहर में एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट
कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। भले ही उनकी पढ़ाई विशेष रूप से विज्ञान में रही, लेकिन उनकी रुचि या अभिरुचि साहित्य में ही ज़्यादा रही और इसका एक कारण अंग्रेजी का वो प्रोवर्ब भी हो सकता है जिसमें कहा जाता है लाइक फादर लाइक सन। लिटरेरी क्वालिटीज उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली, जिनकी पकड़ उर्दू लेखन में बहुत ही अव्वल दर्जे की थी। एक स्टेनोग्राफर के रूप में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने वाले तेजेंद्र जी जून 1970 में महज 200 रुपये प्रति माह के वेतन पे सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध मूवी प्रोडक्शन हाउस राजश्री पिक्चर्स ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। कुछ समय बाद उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया, बट देन he realized the importance of education, so he delved deeper into literature, securing a BA honors in English from Delhi University and subsequently a master's degree in the same subject. Along with his banking job, he continued his literary endeavors, authoring his first book of literary criticism on Lord Byron's Don Juan in English in 1976, and then published his second book on John Keats, The Two Hyperions, in 1977. As the chapters of his life turned, he resigned from his banking job and shifted to the role of an esteemed admin manager at the Shriram Group. This was an important milestone of his life as he married the love of his life, Induji, in 1978. Right after his marriage, he was selected for the coveted position of flight purser in Air India. With the sweet cadence of Hindi flowing through his veins, his first Hindi story, Pratibimb, got published in the literary section of Navbharat Times Sunday edition in 1980, setting the stage for a symphony of stories to follow. The skies of literature beckoned him, and he soared to new heights with his enthralling story Udan, which delicately painted the life of an air hostess with vibrant colors. And it was the year 1990 when his first anthology, Kala Sagar, was published, in which he described the heart-wrenching tale of an air crash. As his literary repertoire expanded, he also started writing poetry and ghazals, infusing his verses with profound emotions that touched readers' hearts. His words echoed across the pages of prestigious newspapers and resonated with esteemed publishers. Additionally, his brilliance extended to the world of television, where he etched his name as one of the writers of the first daily soap Shanti, with 140 episodes to his credit. Fueled by passion and an unwavering dedication, he set out on a mission to bridge cultures and language barriers, making Hindi literature a global phenomenon using his eloquent words and poetic
expressions. That resulted into publications of his 25 books, including 17 published analytical masterpieces translated into various Indian languages like Bengali, Urdu, Punjabi, Nepali, and some foreign languages as well. A testament to his literary influence lies in the staggering sales of 150,000 to 2 lakh copies of his books, gracing the shelves of libraries across India and even finding a place on the literary shelves of Britain. After working for many years in India, his life took a turn in 1998 when he embarked on a journey to work for the BBC in England. Many of his literary works like पासपोर्ट का रंग, कोख का किराया, ईंटों का जंगल, बेघर आंखें, कब्र का मुनाफा, etc. have been integrated in the academic curricula of several universities of India like Gautam Buddha University, Noida, Kolkata University, Goa University, and many others. Along with his relentless pursuit of excellence in story writing, Sri Tejinder Ji has proved to be a true ambassador of Hindi who is promoting tirelessly and passionately the art of Hindi writing and literature to the world. And the biggest example of his monumental contributions is the establishment of an organization called Katha UK, based in London, where he keeps on organizing a series of literary activities to spread the significance of the Hindi language and honor the literary brilliance of short story writers and novelists through the coveted Indu Sharma Katha Samman. Moreover, he has spearheaded Pravasi Hindi Sammelans, where writers from all across the globe, including the UK, Canada, and the United States of America, come together to bridge cultural divides through their writings. He is also the editor of online magazine called The Purvai. And I should not forget to add that Sri Tejinder Sharma has been felicitated with several recognitions and awards at national and international levels. The list of accolades and achievements is so big that I cannot cite all of them, but I shall cite only some highly important ones. Among his distinguished awards are MBE, Member of the British Empire, conferred by Queen Elizabeth II of Britain in 2017. Then Dr. Motiri Satyanarayan Award by the Central Hindi Institute, Agra in 2011. Pravasi Bharatiya Sahitya Bhushan Award by the UP Hindi Institute in 2013. Haryana State Literary Academy Award in 2012. Maharashtra State Literary Academy Award for Dibri Tite, presented by former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee in 1995. Dr. Harivansh Rai Bachchan Award by the Indian High Commission, London 2008. NRI of the Year 2018 recognition from the Times of India Group and ICICI Bank Nirmal Verma Award 2017 and many more. साहित्य के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में भी वे
कई सराहनीय भूमिका में रहे, जैसे अनु कपूर के साथ सिल्वर स्क्रीन को सजाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। फिल्म अभय में नाना पाटेकर के साथ वे एक छोटे पर प्रभावशाली रोल में दिखे। इसके अतिरिक्त वे एक प्रतिष्ठित रेडियो कलाकार भी रहे और ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम हवा महल में अपनी मधुर आवाज के लिए वे आज भी याद किए जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तेजेंद्र जी एक न्यूज रीडर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तेजेंद्र जी की काव्यिक रचनाओं की गूंज समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए पूरी दुनिया में लोगों के दिलों को आकर्षित करती है। उतना ही नहीं, वे एक मनमोहक गजल गायक भी हैं। कला की ये आत्मीय अभिव्यक्तियां जो पहले उनकी किताबों के पन्नों में सीमित थी, अब यूट्यूब की डिजिटल दुनिया के माध्यम से दूर दूर तक पूरे विश्व में गूंजती है। Thus there are a lot more to be said in the honor of श्री तेजेंद्र शर्मा जी, but to know more about him, मैं अब आपको लंदन यूके लिए चलता हूं, जहां से हमारे विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। एंड प्लेजर इज सोली माइन in welcoming one and only the great living legend of Hindi literature, Shri Tejinder Sharma ji. नमस्कार सर। नमस्कार संजय भाई, बड़ी तारीफ कर दी है आपने कि So first of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. I send my greetings to all of them, and I feel that they would really sit and spare time to listen to whatever we have to talk about. Thank you, Thank sir. you. सर, आपके जीवन यात्रा को देखने के बाद पता चलता है कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन आपने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से गांव से उठकर यूएसए, यूके, ना जाने कहां तक आपने हिंदी साहित्य का परचम फहराया और आज भी आप विश्व के कई विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान देते हुए कई प्रकार के सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि ऑल आवर इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि कैसे हुआ ये सब, कहां से मिलती है आपको इतनी ऊर्जा, क्या है जिंदगी के मायने आपके लिए, क्या है आपके जीवन के ड्राइविंग फोर्स या गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफीज। जी, ओवर टू यू। शुक्रिया संजय भाई। देखिए, जो भी जिंदगी है बेसिकली इस जमीन पे आने और यहां से वापस चले जाने, उस बीच का वक्फा है। उस जिंदगी को कौन कैसे जीता है, इस पे थोड़ा सा मैसर करता है कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेके क्या है। मेरे फादर, बिकॉज ही वॉज अ सेंसिटिव राइटर हिमसेल्फ, मेरी माँ बहुत सिंपल धार्मिक महिला थी, लेकिन हमारे घर में कर्म कांड कम होता था। सिखाया जाता था कि जो पूजा वगैरह है उससे बेहतर है कि पूजा में जो कहा जाता है वो अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में, अपनी पर्सनैलिटी में ऐड किया जाए। और मैंने अपनी जिंदगी का जो ड्राइविंग सेंटेंस, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ये बनाया कि नेवर डू एनीथिंग इंटेंशनली टू हर्ट समबडी। अगर आप जिंदगी में एक ये कर लें कि आप किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करेंगे, तो एक ऐसी यात्रा बन जाती है जिसमें आप किसी का कोई नुकसान नहीं करते। और जब आप किसी का नुकसान नहीं करते तो आप दुश्मन कम बनाते हैं।
हम्म, और जब दुश्मन नहीं होते तो नेगेटिविटी के लिए टाइम ही नहीं होता, हम्म, फिर आप पॉजिटिवली जीते हैं। बिल्कुल। तो कभी किसी को जज मत करिए। अगर आप जज करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। Whenever you judge somebody, he or she will always falter because your expectations become so high that you can't actually, the person cannot live to those expectations. हम्म, So the best is not to judge anybody. दूसरी बात यह है कि आप जो कर रहे हैं वो पूरे सोच के साथ कि यस मैं इसमें कमिटेड हूं। अगर आप बिना कमिटमेंट के काम करते हैं तो आधा अधूरा काम होता है। तो जब आप कमिटमेंट के साथ करते हैं कि हाँ साहब ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है, और फेलियर के लिए तैयार रहिए। ये नहीं है कि आप हर बार सफल होंगे ही, क्योंकि गीता भी तो यही कहती है ना, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर तो है नहीं। हम्म, तो फल की चिंता नहीं करनी है, अपना कर्म करते जाना है और किसी को दोष नहीं देना उसके लिए। क्योंकि आप अगर ये कहते हैं उसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ, तो बात ठीक से पहुंचती नहीं है। तो सकारात्मकता और ये कि किसी को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, और मेहनत करने से डरना नहीं। और जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर 4 कदम आगे लेने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहें। बहुत अच्छा। अगर आप तैयार रहते हैं तो फिर मुश्किल नहीं होती है। हम्म, देखिए, यहाँ जब मैं लंदन में आया था, बीबीसी में नौकरी कर रहा था, हम्म, तो मुझे लगा कि मैं लंदन में आके भी भारत में हूँ, हम्म, क्योंकि हिंदी सेक्शन था और उसमें हम सब हिंदी में ही बोलते थे एक दूसरे से। राइट। तो मुझे वो वाला जीवन जो था उसमें लगा कि नहीं, इससे कुछ बदलाव चाहिए। और मैं इससे पहले 7 नौकरियां कर चुका था, तो मुझे वो डर नहीं लगता रिस्क लेने में। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं रेलवेज ज्वाइन करूंगा, क्योंकि बचपन मेरा रेलवेज में ही बीता था, फादर रेलवेज में। जी। तो मैंने ट्रेन ड्राइवर का काम सीखा 1 साल। इट्स अ पेड ट्रेनिंग, तो वो सैलरी भी देते हैं और सिखाते भी। और मैं ट्रेन ड्राइवर बन गया। यहाँ प्रिंस चार्ल्स से किसी ने पूछा था कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, तो प्रिंस चार्ल्स बीबीसी चैनल 4 पे बताते हैं कि मैं बचपन में इंजन ड्राइवर बनना चाहता था। तो पूछा क्यों, कहते हैं सो रोमांटिक, कि कोयले के साथ आप खेल रहे हैं, कोयला आपके मुंह पे भी लग रहा है, हाथों पे भी लग रहा है, और यू आर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। ट्रेन ड्राइवर इज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। 400 लोगों की जिंदगी उसके हाथ में होती है। और एज ए ट्रेन ड्राइवर you cannot be 90% safe. Either you are safe or you are not safe. क्योंकि जो 10% सेफ नहीं है उसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है। आप जिंदगी में 1,00,000 बार ट्रेन को रोकते हैं, लेकिन अगर एक बार नहीं रोक पाए, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो ऐसी भयंकर गलती है जिसके नतीजे खराब होते हैं। तो हमने इस तरह का एक करियर चुना फिर, कि हम ऐसा करियर चुने, क्योंकि हिंदी में एक समस्या तो है कि आप लिखते हैं, लेकिन सवाल ये होता है आप करते क्या है। तो लिखना जो है वो कुछ करना नहीं है। इसलिए हर आदमी लिखने के साथ साथ, वो पंजाबी में एक कहावत है कि जी रेलवे दी नौकरी दिल दा मामला है, नहीं बिल दा मामला है। रेलवे दी नौकरी दिल दा मामला है, और हिंदी लिखना दिल दा मामला है। बहुत अच्छा। दिल का रिश्ता है।
इस तरह से। जी। नहीं तो मैं अभी अब आपकी भूमिका जो रही है कहानीकार के रूप में, मैं उसी पे आना चाहूँगा। वैसे आपके प्रोफ़ाइल को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपके आदरणीय पिता और आपकी अर्धांगिनी इंदु जी की बहुत बड़ी भूमिका रही आपके कहानीकार बनने में। लेकिन क्या कुछ और भी है, जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि आपको कहानीकार बनने के लिए इस बात ने प्रेरित किया हो या किसी खास बात ने प्रेरित किया हो? कैसे आपने कथा लेखन के पैशन को अभी तक कायम रखा? जी। कि पहले-पहले शुरू-शुरू में हमने हिंदी तो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। बचपन में पंजाबी गुरुमुखी में पढ़ते थे, फिर अंग्रेजी में पढ़ते थे, साइंस स्टूडेंट थे, फिर एमए इंग्लिश है, बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो हिंदी एक विषय के तौर पे नहीं पढ़ा। हमने नरेंद्र कोहली की एक किताब थी दीक्षा। हुँ, हुँ। शादी के बाद वो शायद पहली साहित्यिक किताब पढ़ी थी। हुँ, हुँ। उससे पहले एक नॉवल होता था गुनाहों का देवता भारती जी का, जो मेरे ख्याल हर आदमी पढ़ता था, हमने भी हुँ, हुँ। पढ़ा था। हुँ, हुँ। इसके अलावा कुछ जासूसी नॉवल पढ़े थे 5, 7, 10, हुँ, हुँ। इससे ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ी थी। तो हुँ, हुँ। दीक्षा पढ़ी, तो दीक्षा को मैंने पैराडाइज़ लॉस्ट से अंग्रेजी में कंपेयर करते हुए एक आर्टिकल लिखा। मुझे लगा कि ये पैराडाइज़ लॉस्ट का हिंदी वर्ज़न हो सकता है, जो हुँ, हुँ। भगवान राम के बचपन पे वो दीक्षा जो किताब है। हुँ, हुँ। तो पहली किताब जिसने कुछ इम्प्रेस किया कि लिखना चाहिए। हुँ, हुँ। दूसरा क्या हुआ कि मेरी पत्नी ने जब पीएचडी शुरू की, तो हुँ, हुँ। उसमें 1975 और 1980 के बीच लिखे गए उपन्यास थे सारे। हुँ, हुँ। तो मैंने करीब 70-75 उपन्यास पढ़ डाले। ग्रेट। उनमें बहुत सारे लेखकों के उपन्यास थे। उनमें मुझे एक लेखक जगदीश चंद्र बहुत ज़्यादा पसंद हुँ, आए। हुँ। कभी हुँ, न हुँ। छोड़े खेत, धरती धन अपना, हुँ, हुँ। नरक कुंड में वास, कुछ इस तरह से उनके जो नॉवेल्स थे। हुँ, 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 हुँ। मुझे जितना इम्प्रेस जगदीश चंद्र ने किया, मुझे हिंदी के किसी भी और ऑथर ने नहीं किया। हुँ। वरना मैं भी टिपिकल कह सकता हूँ जो हाँ जी प्रेमचंद, हाँ जी ये जी वो सब कहा जा सकता है, लेकिन मेरे निकट जो जगदीश चंद्र लिखते हैं वो लिखना बड़ा मुश्किल है। हुँ, सपोज हुँ। आपने पंजाब नहीं देखा हुँ, 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 हुँ। और आप पंजाब के बारे में कुछ नहीं जानते, हुँ, आप हुँ। जगदीश नॉवल पढ़ लीजिए, आपको पूरा पंजाब समझ में आ जाएगा कि पंजाब का कल्चर क्या है, हुँ, हुँ, पंजाब हुँ। के लोग कैसे सोचते हैं। हुँ, हुँ। तो इनको पढ़ के जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं चरित्रों को और स्थितियों को उनकी तरह डील करने की कोशिश करूँ। हुँ, हुँ। साथ ही साथ मुझे ईएम फॉस्टर की वो बात याद थी जो उन्होंने कहा था कि नैरेटिव में, कहानी में, उपन्यास में लेखक नहीं आना चाहिए। हुँ, हुँ। अगर लेखक आता है तो वो फिर कहानी का स्तर नीचे गिर जाता है, अगर लेखक कहानी में बोलता है। हुँ, हुँ। स्थितियों को बोलना चाहिए, चरित्रों को बोलना चाहिए, मुद्दों को बोलना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। लेखक कहानी पढ़ के किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि मेरी सोच सी जो चीज़ों को लेके वैसे क्या है। क्या? कहानी में जो हालात हैं, अब हुँ। कहानियों में अलग-अलग हालात हैं। हुँ, हुँ, कहीं हुँ। एयरलाइन के एम्प्लॉइज़ हैं, कहीं हुँ, कोई हुँ। विदेश में जाके सेटल हो रहा है, किसी को हुँ, कैंसर है, तो हुँ, हुँ। कोई नाई है जो अपना संघर्ष कर रहा है जीने का। हुँ, तो हुँ। जब हम ज़िंदगी के बारे में जी रहे हैं, तो अगर हम बीच में बोलना शुरू कर देंगे, हुँ, 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 हुँ। जब एक लंबे अरसे तक साहित्य बाएँ हाथ से लिखा जाता था, हुँ, हुँ। तो पता लगता था कि ये आदमी बाएँ हाथ से लिखता है और दिमाग के बाएँ साइड से ही सोचता है, क्योंकि हुँ। वो बीच में वो जो पॉलिटिकल
फिलॉसफी थी वो उसको ले आते थे बीच में। मेरा मानना है कि साहित्य किसी विचारधारा के दबाव में नहीं लिखा जाना चाहिए। विचार जरूरी है साहित्य के लिए, विचारधारा जो। तो इस तरह से जब मैंने इनको पढ़ा और मैंने जब लिखना शुरू किया, तो फिर ये भी सीखा कि घटना और कहानी में फर्क क्या होता है। घटना तो अगले दिन अखबार में आ जाती है ना, लेकिन कहानी तो जब तक लेखक के सिस्टम में पकती नहीं है, वो वाइन की तरह मैच्योर नहीं होती है, तब तक वो कागज पे नहीं आती है। जब घटना खत्म होती है, कहानी वहां से शुरू होती है। ये सब सीखा हमने उनसे। तो इससे बहुत अच्छा सर आप वर्णन कर रहे हैं। इसी को मैं थोड़ा औपचारिक रूप में हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जो भी एस्पायरिंग हमारे स्टोरी राइटर्स भी हैं, वो भी इस बात को जरा समझना चाहेंगे आपके अनुभव से कि एक कुशल कहानीकार बनने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? वैसे आपने 2-3 बिंदुओं पे प्रकाश डाला। आपने जगदीश जी की बात जो अभी कही थी कि क्यों वे महान बने, उनकी कीर्ति के बारे में आपने बताया, 2 उदाहरण भी दिए आप। लेकिन यहाँ पे हम ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझना चाहेंगे कि क्या कोई औपचारिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है? आप अपने रीडर्स को या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कौन-सी तकनीक का उपयोग करते हैं? इसी संदर्भ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा रचित आपकी 2 कम से कम 2 पसंदीदा यादगार हिंदी कहानियाँ कौन-सी है और क्यों है? जी। कि कहानी या किसी भी विधा को पढ़ने के लिए अगर हमें उसकी थ्योरी मालूम होगी, तो जाहिर सी बात है कि जब हम लिखने बैठेंगे, तो हम पहले से ये जानते होंगे कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। कहानी जो है वो उपन्यास की तरह खुली नहीं है। उपन्यास पूरा जीवन है, कहानी उस जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। कहानी में हमें पूरा जीवन दिखाने की कोशिश नहीं करनी। कहानी की एक लेंथ इतनी होनी चाहिए कि एक सिटिंग में कहानी पढ़ी जाए। वो ऐसा ना हो कि आधी छोड़ के फिर उठ के और फिर पढ़े। ये जो लंबी कहानी की जो विधा है, मैं उसकी फेवर में नहीं हूं। मुझे लगता है कि कहानी जो है, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि मेरी कहानी है काला सागर। अब घटना क्या है कि एक विमान को आतंकवादियों ने उड़ा दिया। वो विमान आके आयरलैंड के समुद्री किनारे पे गिरा और उसमें 329 लोगों की मौत हो गई। सारे क्रू मेंबर मर गए, सारे पैसेंजर। और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भाई उनकी बॉडीज को लाया जाए, कि रिश्तेदारों को बुलवाया जाए। ये एक घटना हो गई। अब अगर मैं ये कहानी लिखूं, तो ये तो हर अखबार में छप चुकी थी कि इतने बजे फ्लाइट उड़ी, ऐसे हुआ, तो इतने बजे कॉकपिट से जो मैसेज था कंट्रोल के साथ टूट गया लिंक, और उसके बाद जहाज गिर गया और 329 लोग मर गए। तो कितना भी मैं कोशिश कर लूं, इस घटना पे मैं कहानी नहीं लिख सकता। तो मेरी कहानी कहां शुरू होती है? जब लोग मर गए, उसके बाद क्या हुआ? हाउ everybody is trying to cash on the crash. के जो रिश्तेदार हैं वो पूरी कोशिश में है। जैसे एक आदमी आके कहता है कि
मेरे बेटे की मौत हो गई है हम्म, इस क्रैश में, मेरी वाइफ ने और मैंने तलाक ले लिया। हम्म, इससे पहले कि मुआवजे की अर्जी वो दे, मैं दे रहा हूं, मुआवजे के पैसे मुझे मिलने चाहिए। हम्म, ये सोच है इंसान की, डीजेनरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एट द लोएस्ट लेवल। जैसे ये लड़ाई हो रही है, लाश पहचानने कौन जाएगा? क्योंकि लाश पहचानने जाने का मतलब है लंदन का एक ट्रिप। हम्म, जिनके सगे रिश्तेदार हैं वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां सगे रिश्तेदार नहीं है, चाचा नजदीकी है या मामा नजदीकी है। और एक पोलियोग्रस्त हाथ वाला भिखारी बांद्रा के चर्च के बाहर बैठा दूसरे भिखारी से बात कर रहा है कि यार, इतना बड़ा जहाज पानी में गिर गया, सारा सोना, वीसीआर, टीवी, डॉलर सब पानी में चले गए। अपने पड़ोस में गिरता कुछ तो अपने हाथ लगता ना। ये एक दूसरी सोच है जो बिल्कुल। कहानी को समृद्ध करती। अब लंदन पहचानने आ गए हैं तो लड़ रहे हैं कि साहब, हम उन दिनों रिजर्व बैंक कुछ थोड़े से पाउंड दिया करता था आने के लिए। कहते हैं हम वो ले नहीं पाए तो आप हमें कुछ अलाउंस दीजिए, थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो लाश पहचानने का वक्त नहीं है, हौसलों में शॉपिंग करनी है। बिकॉज उन दिनों जब कहानी लिखी थी, सोनी का टीवी और नेशनल का वीसीआर बहुत पॉपुलर थे। तो हर आदमी वो खरीदने के चक्कर में है कि जब आए हैं तो ले जाएं। और जब वापस जा रहे हैं तो वो जब चेक इन वाला कहता है कि भाई आपको तो 20 किलो अलाउड है और 20 किलो तो आपका टीवी है, तो कहते हैं हमारा केस अलग है, हम लाश पहचानने आए हैं। तो लाश पहचानने वाले अलग वजन टीवी का, वीसीआर का ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। और खुश हो रहे हैं कि एयरलाइन फ्री में विस्की दे रही है पीने के लिए, बिकॉज उन दिनों इसके पैसे लगते थे जब ये इंसिडेंट हुआ है। तो देखिए कहानी कहां से शुरू हुई, घटना से एकदम अलग, उसका सीधा घटना से कुछ लेना देना नहीं। तो जब मैं कहता हूं कि कहानी वहां से शुरू होती है लेखक की, जहां से आम आदमी और पत्रकार अपनी बात कह चुका होता है। राइट, राइट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको मतलब एक 360 डिग्री एंगल पे सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन फीलिंग्स को, जैसा आपने कई चीजों का वर्णन किया जिसके बारे में हमारा ध्यान जाता नहीं है या पत्रकार का ध्यान नहीं जाएगा। बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा। वेल, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव सर, क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे भी और हर जगह एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम थोड़ा एक सवाल रहता है सबके मन में कि हमारा करियर, जॉब क्या होगा। और आज की तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि द स्पीड with which our world is moving today, we cannot say what does the future hold for us. The career flights that our students are taking today will not necessarily land them at the right airport, 5 or 10 years down the line. तो ऐसे में एक मन में, हर एक के मन में, ना सिर्फ लिटरेचर में, हर एक मतलब स्ट्रीम में मैं कह सकता हूँ, एक मन में भय रहता है कि हमारा क्या होगा। तो इस पे आप मतलब क्या कहेंगे कि अगर मतलब मैं इसको टू बी मोर प्रिसाइज आई विल से कि व्हाट इज द करियर प्रोस्पेक्ट और जॉब प्रोस्पेक्ट इन द प्रोफेशन ऑफ स्टोरी राइटिंग। सो काइंडली सजेस्ट समथिंग ऑन फ्यूचर रेडीनेस, मतलब आज से 5-10 साल के बाद में क्या स्थिति होगी फॉर एस्पायरिंग स्टोरी राइटर्स। जी देखिए, मैंने पहले भी एक सेंटेंस बोला था कि आप लिखते तो हैं पर करते क्या है। तो जब से हिंदी साहित्य लिखना शुरू हुआ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अवधी, ब्रिज, राजस्थानी
भोजपुरी, मैथिली साहित्य को हिंदी साहित्य कहते हैं, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये पूरी भाषाएं थी। इन भाषाओं में ग्रामर थी, इन भाषाओं में वोकेबलरी थी, और इन भाषाओं में अलग अलग बड़े लेखकों ने साहित्य रचा। और जब ये लिखी जा रही थी तो वर्तमान हिंदी का कोई स्वरूप था नहीं। जो वर्तमान हिंदी हम आजकल लिखते बोलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से आती है, उससे पहले तो वो थी नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेके आज तक 5 से 7% लेखक होंगे जो लिख के खाते थे, बाकी सब खा के लिखते थे। अच्छा। क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ता था। राइट। और अब जैसे हर चीज थी, मुझे याद है जब मैं रेडियो में पहली बार गया था तो मुझे पहले प्रोग्राम के 15 रुपए का चेक मिला था, फर्स्ट। तो आप सोचिए, अगर रेडियो पे 15 रुपए का चेक था तो कहानी पे क्या मिलता होगा, आप समझ सकते हैं। तो हिंदी में ये बहुत माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी ऑफ राइटर्स है जो करियर बना सकते हैं लिखने का साहित्य। हाँ, हिंदी में करियर है अगर आप सिनेमा में गीत लिखते हैं, सिनेमा में स्क्रिप्ट लिखते हैं, सिनेमा में डायलॉग्स लिखते हैं, तो वहां आपको करियर के तौर पे पैसे कमाई करने वाला काम मिल सकता है। जो लोग वहां रहते हैं वो उस दुनिया में पैसे कमा के और आसानी से जी लेते हैं, बल्कि कुछ लोग तो अच्छा जीवन जी लेते हैं। अगर आप सोचें कि शैलेंद्र ने अपना खार बांद्रा में एक बंगला बनाया था। जो सिंगर थे उनकी बात कर रहे हैं शायद? शैलेंद्र जो गीतकार थे। हाँ हाँ, गीतकार। अच्छा अच्छा। शंकर जयकिशन के समय वाले जो थे, शैलेंद्र और जयपुरी, है ना जी। तो नौशाद साहब का बांद्रा में बहुत बड़ा बंगला था, मोहम्मद रफी का अपना बड़ा बंगला था। तो ये वो लोग हैं जो 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 लेखक भी हैं। हजरत जयपुरी का बहुत अच्छा घर था, साहिर साहब का बहुत अच्छा घर था। तो ये लोग गीत जो लिखते थे, कैफी आजमी साहब का भी अपना बंगला था। तो सिनेमा में तो करियर बन सकता है, मगर साहित्य जो है हिंदी का खास तौर पे, बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस का भी जो भारत में है, अब तो यहां तक होने लगा है कि वो छापने के लिए पैसे लेने लगे हैं। अब हम छाप रहे हैं, आप क्या देंगे? और ये तो एक आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एक चक्कर हुआ है कि भाई कुछ खास किस्म की मैगजीन्स हैं जिनको एक सर्टेन स्टेटस मिला हुआ है, वो तो शोधार्थियों से 1500 और 2000 रुपए लेते हैं उनका लेख छापने के लिए। तो कहते हैं इसके वो जो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस। तो साहित्य जो है हिंदी में वो शौक है, वो करियर नहीं है। इसीलिए देखेंगे कि ज्यादातर जो लेखक हैं वो एकेडमिक्स से आते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक्स में होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, उनका दिमाग चलता भी है उसमें, तो वहां से आके लिखते हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लेखक बिल्कुल अलग फील्ड से आते हैं, और उनके बहुत सारे लेखक तो हिंदी पढ़े नहीं होते, वो अलग भाषा या अलग विज्ञान वगैरह से आते हैं, और वो अच्छे लेखक हिंदी के बन जाते हैं। बच्चन जी खुद अंग्रेजी से थे, भीष्म साहनी अंग्रेजी
थे, हम्म, तो अंग्रेजी वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लिखा है राइट। और बहुत अच्छा लिखा है। एक दूसरी तो चिंता सर यहाँ पे ये आ रही है कि एआई जब से ये हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज लोग हम अपने भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो लिखना पढ़ना भूल रहे हैं, क्योंकि अगर उनको कुछ लिखना भी है तो चैट जीपीटी के माध्यम से, चाहे स्टोरी लिखना हो, ऐसा लिखना हो, मतलब इट्स वेरी इजी टू गेट अ वेरी गुड ड्राफ्ट। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म नहीं कर रहे हैं with the help of this chat GPT and AI enabled जो टेक्नोलॉजी आ गई है? जी। देखिए, आपको मैं आज एक एक्सपेरिमेंट देता हूं कहने के लिए। आप चैट जीपीटी को कहिए कि ये मेरा विषय है, इस पे मुझे गुलजार के स्टाइल की कविता लिख दो। बिल्कुल। वो आपको गुलजार के स्टाइल की कविता दे देगा उस विषय पे लिख के, चैट हम्म, जीपीटी। हम्म, अब बात फिर वही हो जाएगी कि जब सब लोग चैट जीपीटी से लिखवाना शुरू कर देंगे, हम्म, सारा साहित्य एक सा हो जाएगा। हम्म, पहले बाएं हाथ से लिखा जाता था, अब चैट जीपीटी लिखता है। हम्म, हम्म, तो साहित्य में जो विविधता है, जो वैरायटी है, हम्म, वो खत्म हो जाएगी। हम्म, अब देखिए ना, एक शायर कहता है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। वाह। जिंदगी का कितना खूबसूरत फलसफा है। बहुत मुश्किल है कि हम्म, आपको गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो, लेकिन शायर सोच सकता है ऐसा। हम्म, और यही तो गीता कहती है हम्म, कि हालात कुछ भी हो, आपको उनके साथ रहना है, जीना है। बिल्कुल, या बिल्कुल। ये कहना कि इतना ही उपकार समझ, कोई जितना साथ निभा दे, कोई ना संग मरे। हम्म, ये बातें जो हैं, हम्म, ये चैट जीपीटी अपने आप नहीं दे सकता। नहीं लिख सकते, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। ये है कि जब आप अगर चैट जीपीटी से कुछ ले भी लेते हैं, कुछ जो हम्म, जेन्युइन राइटर्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि इससे अपने आप को बचाए रखेंगे, हाँ। नहीं उतर जाएंगे। लेकिन हम्म, जो ले भी लेते हैं, जो उस पे अपना काम नहीं करेंगे, उनकी रचना मीडियोकर रहेगी। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। वेल, समय की थोड़ी मर्यादा है, मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ। जीवन के इतने लंबे संघर्ष और सफर को तय करने के बाद, आज आप, मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में आप एक स्कूल ऑफ थॉट बन चुके हैं, और उसी नाते आपसे हम जानना चाहेंगे योर विजन ऑफ लुकिंग एट इंडिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ सकारात्मक दृष्टि से देख रही है। सो हाउ डू यू विजुलाइज योर ड्रीम इंडिया? क्या है आपके सपनों का भारत? या क्या लगता है आपको कि आपके सपनों के भारत में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? जी। ऐसा है संजय भाई कि मैं और लोगों से थोड़ा सा अलग इसलिए हूं कि मैंने भारत को दुनिया के तमाम देशों में देखा और महसूस किया है। मैंने वो समय भी देखा है जब नीले रंग का शेर वाला पासपोर्ट दिखाते हुए शर्म आती थी। हम्म, वो भी एक पीरियड था जब मैं क्रू मेंबर था, तो मैं देखता था। वहां से मैंने ये बदलाव देखा है कि आज जब अंग्रेज को पता लगता है कि हम इंडिया से हैं, तो हमारी तरफ वो इज्जत की नजर से देखता है कि इंडियंस आर कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी फील्ड, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम्म, तो वो चाहे कोई भी देश हो, और इंडियंस क्योंकि कंट्रीब्यूट करते हैं और वो उस देश के कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं, अपने आप को बदले बिना, हम्म, अपने भीतर के भारतीय को जिंदा रखते हैं, लेकिन वो उस मुल्क के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं।
हम लोग जैसे मैं 40% टैक्स की ब्रैकेट में हूँ, तो मैं जो कमाता हूँ उसका 40% तो सरकार पहले ही ले लेती है, उसके बाद और जो भी लेना होता है। तो अगर आप टैक्स दे रहे हैं, रह रहे हैं, फिर इस तरह आप उस देश की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आप दुनिया जहान के बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बन जाते हैं। इसलिए कि हमारे इंडियन एटीट्यूड ये है कि हम सबके साथ मिलजुल के रहते हैं भारत में। हम एक मजहब के साथ नहीं रहते, हम एक तरह के लोग नहीं हैं, भिन्नता है और ये आदत है सबके साथ रहने की। क्योंकि हम भारत में सबके साथ रहते हैं तो हमें विदेशों में सबके साथ रहने में मुश्किल नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बात। जी जी। तो ये बचपन से जो ट्रेनिंग होती है सबके साथ रहने की, वो हमें बहुत फायदेमंद साबित होती है। और पिछले कुछ अरसे से जब से भारत एक इकोनॉमिक फोर्स बनता जा रहा है और दुनिया में कह रहे हैं कि अब तो वो थर्ड पहुंच गया है या पहुंचने वाला है जी, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि जब इतना स्ट्रॉन्ग एक कंट्री है इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। मैंने कल परसों पढ़ रहा था कि जितने ज्यादा कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट अवार्ड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया है, इतना किसी और लीडर को कहीं इतनी रिकग्निशन नहीं मिली। तो ये आज का भारत अगर ये दिखा रहा है हमें, और मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का याद है कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो पूरा एक फुटबॉल स्टेडियम भर गया था। तो वहां उसने कहा था कि मैं इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। तो ये भारत है जो हम देख रहे हैं। Right, right. Great. So, after your thoughtful deliberations on life, literature, and India, we are coming to an end of this interactive session. And to conclude our interaction, may I now request you to kindly give a message of peace and progress to mankind at large so that we could create a better human, a better society, a better nation, a better planet for a better tomorrow. G. So I'd like to say only one thing: don't compete with others. Compete with yourself. Great, great. So as a writer, मुझे अपनी पिछली कहानी से बेहतर कहानी लिखनी है। साइंटिस्ट, मुझे पिछली थ्योरी से और ज्यादा बेहतर थ्योरी बनानी है। हर काम जो है, जो मैंने पीछे किया है, मैं उससे बेहतर करूंगा। मुझे किसी दूसरे कंपटीशन नहीं करना है। बहुत अच्छा। तो जब ये वाली पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, to compete with yourself and make yourself a better human being, then we all will be better human beings who would know how to make the world better and better. ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपको मैं ये बता दूं, ये एक ऐसा संयोग मैं कहूंगा कि अगर आप मेरा व्हाट्सएप डीपी जो ये देखेंगे तो उसमें जो कैप्शन है, ये वही बात है जो आपने अभी कही ना, डू नॉट compete विद अदर्स, compete विद योरसेल्फ। ये मैंने लिखा है उसमें, और हमें काफी मतलब 7-8 साल से मैं वो लिख के रखा हूँ। So, sir, we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today. और साहित्य जगत में आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड, प्रतिष्ठित भारतीय सम्मान। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने समस्त इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से आपको ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस सर। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन इन सम अदर एकेडमिक फोरम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
क्योंकि आपको जितना मैं सुनूं और भी सुनने का मन करता है, लेकिन एक समय की मर्यादा है, इसलिए कभी और हम मिलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। LXP Icon of India Award is proudly presented to Shri Tejinder Sharma for his exemplary contributions to Indian and world literature on 6 March 2025. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आई के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फाबेट के जरिए सीखा था वो था मानवता, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है य। अब आप सोच रहे होंगे कि य से कौन सा मानव मूल्य हो सकता है, लेकिन य से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है उस मानव मूल्य को मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब समझते भी हो और जीते भी हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योग की। योग पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में फिजिकल पोस्चर या शारीरिक मुद्राओं वाली योगासन का चित्र बनता है। योग योगासन है, पर यह बताना यहां जरूरी है कि योग शारीरिक मुद्राओं से कहीं अधिक है। अधिक कहने का मतलब यह है कि इसकी फिलोसॉफिकल रूट्स काफी गहरी है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योगा कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। योग यहाँ मानसिक पहलू पर प्रकाश डालती है, मन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने पर जोर देता है, और ये बात उस महावाक्य से परिभाषित होता है जिसमें कहा गया है योगश्चित वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। और भी सरल भाषा में समझे तो चित्त का अर्थ होता है मन, वृत्ति का अर्थ है फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव, और निरोध का अर्थ है रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल या नियंत्रित करना, यानी मन के उतार चढ़ाव या भटकाव को प्रतिबंधित करना या नियंत्रित करना ही योग कहलाता है। यहां यह भी बताना जरूरी है, पतंजलि सूत्र में 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां बताई गई है। पहला प्रमाण, दूसरा मिथ्या ज्ञान, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, पांचवा स्मृति। अभी इन 5 वृत्तियों को मैं विस्तार में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब आप इन 5 वृत्तियों को समाप्त कर देते हो तो वही पल चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, और तभी आप एक आदर्श योग साधक बन पाते हो। लेकिन बात उठती है कि कैसे हम अपने चित्त को या मन को एकाग्र करें या एकाग्र चित्त करें। तो योग दर्शन में मन या चित्त की एकाग्रता के लिए 8 अंगों का विधान है। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। यह 8 अंगों वाला मार्ग यानी अष्टांग योग, जिसमें नैतिक दिशा निर्देश, शारीरिक मुद्राएं, श्वास नियंत्रण और ध्यान शामिल हैं, वो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए मुझे बताने में, लेकिन आज ये बताना जरूरी है कि अभी तक हम यही समझते आ रहे हैं कि आसन या शारीरिक मुद्रा ही योग है, जबकि आसन अष्टांग योग का सिर्फ एक अंग है जो निस्संदेह बहुत ही लोकप्रिय है। अब आते हैं यम पे। यम का उद्देश्य है अपने चारों ओर शांति का वातावरण उत्पन्न करना। यम के अंतर्गत 5 जीवन मूल्य या मानवीय मूल्य आते हैं। पहला अहिंसा, जिसमें आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप किसी को भी अपने मन, वचन और कर्म से कष्ट ना दें। दूसरा है सत्य, जो आपके लिए स्पष्ट है। तीसरा है अस्तेयं, जिसका अर्थ होता है कि आप मन, वचन और कर्म इन तीनों से चोरी ना करें। चौथा है ब्रह्मचर्य, जिसमें आपसे ये अपेक्षा है कि आप अपने वीर्य की रक्षा करें और उन विद्याओं को ग्रहण करें जिनसे लोगों का परोपकार हो और साथ में पर स्त्री के प्रति आप में मातृभाव या मातृत्व की भावना उत्पन्न हो। पांचवा है अपरिग्रह, जिसका अर्थ है कि आप आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करें। अष्टांग योग का तीसरा अंग है नियम। नियम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एक्शन से ना आपको ना ही दूसरों को दुखी होना पड़े। इसके लिए 5 सुझाव दिए गए हैं। पहला है शौच, यानी बाह्य तथा अंतःकरणों की शुद्धि। दूसरा है संतोष रखना। तीसरा है तप, जिसमें आप सुख दुख दोनों अवस्था में एक ही समान रहें। चौथा है स्वाध्याय, जिसमें आपसे अपेक्षा है कि आप उपयोगी ग्रंथों का ही अध्ययन करें। और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर के प्रेम में मगन रहना। चौथा अंग अष्टांग योग का है प्राणायाम, जिसका सही अर्थ है प्राण का विस्तार करना। प्राणायाम से न सिर्फ आपकी आयु बढ़ती है, बल्कि प्राणायाम के अभ्यास से तनाव, आस्थमा, डिप्रेशन, हकलाना, मेमोरी लॉस आदि कई रोगों में रामबाण का काम करता है। मेरी जानकारी में कुल 11 प्रकार के प्राणायाम हैं। नाड़ी शोधन, शीतली, उज्जयी, कपालभाति, देग्र, भ्रष्टिका, बाह्य, भ्रामरी, उद्गित, अनुलोम विलोम तथा अग्निसार। लेकिन इनका अभ्यास कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में ही करें। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है, जो आत्मशक्ति को एकत्रित करने की एक क्रिया है। प्रत्याहार के बाद धारणा है, जो मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्रिया है। फिर आता है ध्यान, जो कि किसी विषय पर या लक्ष्य पर बिना किसी भटकाव के एक ज्ञान पर सतत बने रहने की क्रिया है। 8वां अंग है अष्टांग योग का समाधि, जिसमें योगी का शरीर शून्य अवस्था में होता है और वो अपने लक्ष्य को मात्र प्रकाश रूप में देखता है। एक वाक्य में यदि योग को समझा जाए तो योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग के इस विश्लेषण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे योग का विज्ञान अकॉर्डिंग टू
केवी सिंह। योग वह विज्ञान है जिसके बल पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यानावस्था में भूलोक से परे वायुमंडल, आकाशमंडल व तारामंडल आदि विषम विषयों का ज्ञान अर्जन किया। इसी योग शक्ति से वे निमिष मात्र में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते थे। इसी योग के ज्ञान विज्ञान के आधार पर वे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते थे। यही नहीं, स्वेच्छा से वे अपने शरीर को पर्वत समान विशाल या चींटी जितना लघु बना सकते थे। अपने अनुपम गुणों के कारण अब योग विश्व व्यापी हो गया है। योग की ये सब चमत्कारी क्रियाएं कपोल कल्पना नहीं है, अपितु भारत में एक समय ऐसा होता था, पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। पूर्ण योगी बनने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या की आवश्यकता थी। तपस्या के दौरान योगी को शुद्ध आहार एवं विचार की आवश्यकता होती थी। जरा सी मानसिक भूल उसकी वर्षों की तपस्या भंग कर सकती थी। योग साधना में क्रोध व काम वासना सबसे बड़े शत्रु हैं। इन दोनों के प्रभाव से बड़े बड़े योगी भी डगमगा जाते हैं। सच्चा योगी बनने के लिए एक योगी को कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। एक बाल योगी पहले ऋषि वत्सल कहलाता था, फिर वह ऋषि बनता था और जैसे जैसे उसका आंतरिक व मानसिक स्तर उठता था, राजर्षि या देवर्षि बन जाता था। योग की अंतिम श्रेणी ब्रह्म ऋषि की थी, जिसकी प्राप्ति कठिन थी। इसी कारण सतयुग में भी केवल 2 ही ब्रह्म ऋषि थे। आज के इस युग में इस स्तर के योगियों की कल्पना करना भी कठिन है। इतनी क्षमता प्राप्त करने के लिए योगी को अपनी सारी ऊर्जा संचित करनी पड़ती थी। ब्रह्मचर्य का अटूट पालन, सत्य वचन, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार और वाणी, माधुर्य व क्रोध का परित्याग सभी अनिवार्य थे। इन सब के साथ ध्यान योग के लिए उसे कुछ अन्य नियमों का पालन भी करना पड़ता था। ध्यान योग के समय उसे गोबर से लिपी हुई भूमि, कुशा के आसन पर सूती या रेशमी वस्त्र पहनकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ अपने विचारों पर अंकुश लगा एकाग्रचित्त हो ध्यान लगाना होता था। जब एक योगी इन सब नियमों का पालन करते हुए ध्यान करता है तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की विद्युत का संचार होता है। उसके शरीर का प्रत्येक अणु सक्रिय हो जाता है, मस्तिष्क में तरंगे उठती हैं और उसका श्वास लयबद्ध होकर न्यूनतम हो जाता है। इन सब तथ्यों की पुष्टि अब पाश्चात्य देशों ने भी की है। उनका कहना है कि योग की अवस्था में मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके शरीर में एक विशिष्ट विद्युत का संचार होता है। उसके मस्तिष्क में अल्फा वेव संचारित होने लगती है। अल्फा वेव मनुष्य में केवल तब उठती है जब वह पूर्ण रूप से शांत व शिथिल अवस्था में हो। एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 श्वास लेता है, पर गहरी ध्यानावस्था में योगी की श्वास गति लगभग आधी होकर 7 से 8 प्रति मिनट हो जाती है, जिसके कारण योगी की आयु वृद्धि होती थी। योग से हम श्वास कम खर्चते हैं, इसलिए अधिक जीवित रहते हैं। योग की शोध साधना में लगे प्राचीन मनीषियों को जब इस सत्य का ज्ञान हुआ कि योग से शरीर में विद्युत संचार होता है और ऊर्जा पैदा होती है, तो उन्होंने इस पर और अधिक शोध किया। गहन अध्ययन करके उन्होंने योग क्रिया की एक पद्धति तैयार की, जिसमें एक योगी को कब क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस पर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आदि सभी तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। योग क्रिया की पद्धति के अनुसार योगी को कुश के आसन या फिर मृगछाला या ऊन से बने आसन पर बैठकर साधना करनी होती थी।
इन आसनों के पीछे वैज्ञानिक कारण था कि ये सब योगी के शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को जमीन में जाने से बचाते हैं, क्योंकि ये तीनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए विद्युत इनसे गुजर नहीं सकती और योग करके योगी जितनी ऊर्जा अर्जित करता है वह उसके शरीर में ही रहती है। जब एक योगी पद्मासन लगाकर बैठता है तो उसके शरीर के सब अंग प्रत्यंग एक दूसरे से छूते रहते हैं। इसलिए जब योगी के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है तो वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में ही घूमती रहती है। शिखा में गांठ लगाने और हाथ की उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में रखने से पैदा हुई ऊर्जा शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकल नहीं पाती। सिर पर चोटी, उंगलियों में मुद्रा और पद्मासन में बैठा योगी अंग्रेजी के 8 अंक के समान हो जाता है, जिसमें कोई छोड़ नहीं होता। इसलिए जो भी ऊर्जा शरीर में पैदा होती है वह घूम फिरकर शरीर में ही रहती है। योगाभ्यास के लिए धर्म ग्रंथों में नदी का तट या पहाड़ की चोटी को अधिक उपयुक्त बताया गया है। नदी के किनारे या पहाड़ की चोटी पर बैठकर योगाभ्यास करने का वैज्ञानिक कारण यह है कि प्रकृति की लय, कॉस्मिक रिदम से शरीर की लय को तन्मय करना। हमारे दूरदर्शी मनीषियों ने योग विज्ञान का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। योगी को सात्विकता पैदा करने वाले सूती वस्त्र शरीर की विद्युत को नियंत्रित रखने के लिए गले में रुद्राक्ष की माला और योग अभ्यास से शरीर में पैदा होने वाली अग्नि को संतुलित व शांत रखने के लिए गाय के घी, दूध का सेवन करने का विधान है। योगाभ्यास के बाद योगी लकड़ी से बनी पादुकाएं इसलिए पहनते थे ताकि योग द्वारा संचित ऊर्जा नंगे पांव चलने से भूमि में रसावित न हो जाए। लकड़ी की पादुकाओं के पीछे का विज्ञान यह है कि लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए लकड़ी की पादुकाएं योगी की ऊर्जा को उसके शरीर में ही संचित रखती हैं। जब कोई व्यक्ति लगन से लगातार योगाभ्यास करता है तो उसका मन, शरीर और मस्तिष्क तीनों ही स्वस्थ व स्फूर्त हो जाते हैं। उसका शरीर निरोग, मन शांत व मस्तिष्क तीव्र हो जाता है। उसका व्यक्तित्व निखर जाता है और वह दीर्घायु होता है। आज के युग में सनातन ऋषियों व पतंजलि द्वारा बताए कड़े नियमों का पालन करना असंभव है। इसलिए युग के अनुसार जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसे ही करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो पाश्चात्य देशों में आज योग पताका नहीं फहरा रही होती। योग के चमत्कारी गुणों के कारण अनेक देशों में इसका अभ्यास हो रहा है। यह बदलाव इस सत्य की पुष्टि करता है कि योग भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर श्री तेजिंदर शर्मा जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो साहित्य किसी विचारधारा के दबाव में नहीं लिखा जाए, ये उनका मानना था। तेजिंदर जी ने अपने जीवन सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि किसी को भी जानबूझकर दुख ना पहुंचाना उनके जीवन का ध्येय है और वे अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने साहित्य में करियर बनाने के लिए अपनी लगन और मेहनत का इस्तेमाल किया। कहानी लेखन के बारे में उन्होंने बताया कि एक अच्छी कहानी लिखने के लिए घटनाओं से परे सोचना और मानवीय भावनाओं को समझना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा
कि चैट जीपीटी जैसी तकनीकें साहित्य में अवांछित एक रूपता लाएगी और रचनात्मकता को कम कर सकती है। अंत में उन्होंने अपने सपनों के भारत के बारे में बताया और कहा कि वह एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और देश की प्रगति में योगदान दें। With those deliberations of Shri Tejinder Sharma ji, we conclude today's session और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।